दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय नेवी के लिए तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के पास में दो एयरक्राफ्ट कैरियर अभी मौजूद है। सबसे पहला है आईएनएस विक्रमादित्य जिसको हमने रशिया से परचेज किया है, और दूसरा है आईएनएस विक्रांत जिसको हमने भारत के अंदर ही पहली बार एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया है। उसकी रेंज जो है 8000 नॉटिकल माइल्स है और जिसके अंदर 45,000 का डिस्प्लेसमेंट है, और ये अपने साथ लगभग 36 विमान या हेलीकॉप्टर्स को ले जा सकता है। देखिए आईएनएस विक्रांत के लिए अभी तक किसी भी फाइटर जेट का चयन नहीं किया गया है। जब तक कि नए फाइटर जेट का चयन नहीं हो जाता तब तक इसके ऊपर से मिग 29 के ही जहाज जो है वो फ्लाई करेंगे, जो कि विक्रमादित्य के लिए यूपीए सरकार ने 2010 में परचेज किए थे। अब हम तीसरे विमानवाहक पोत की बात करेंगे जिसके फेवर में कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं और कुछ एक्सपर्ट्स इसके अगेंस्ट में भी होते हैं। सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि इसके फेवर में है। सबसे पहला है कि भारत के पास एक लंबा तटीय क्षेत्र और समुद्र है, और इसकी रक्षा के लिए इसे समुद्र के प्रत्येक किनारे के लिए तीसरे विमानवाहक पोत की आवश्यकता है। हमारी एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चीन है कि भारत ही ऐसा पांचवा देश है जो इस तरह का कैरियर बना सकता है। इसलिए विक्रांत को निर्माण के दौरान जो जो ज्ञान हमें, जो नॉलेज हमें मिला है, हम उसको खोना नहीं चाहते हैं। इसलिए कुछ एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि हमें एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनना चाहिए जिससे कि हमारी एक्सपर्टीज जो है और बढ़िया हो सके। देखिए भारत जो है वो पाकिस्तान और चीन के मध्य में है। अगर किसी भी शिप को एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना है तो उसको इंडियन ओशन से निकलना पड़ेगा। देखिए वो शिप जो कि चाइना या पाकिस्तान से निकलेंगे उनको इंडियन ओशन को यूज करना पड़ेगा, और उस केस के अंदर भारतीय नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर के होने की वजह से उन पे ब्लॉकेज बहुत इजी से लगा सकती है। देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर न केवल वॉर के लिए यूज होता है बल्कि नेचुरल डिजास्टर के टाइम पर भी इनका अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। देखिए ऐसा काफी बार हुआ है जहां पर हमारे जो लोग हैं, हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग वॉर सिचुएशन में किसी दूसरी कंट्री में फंस गए हो, उनको रेस्क्यू करने के लिए नेवी के जो जहाज है वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। और हमने इनको पहले भी काफी बार ऐसा किया है कि हमारे लोगों को ऐसी सिचुएशंस के अंदर, वॉर सिचुएशंस के अंदर दूसरी कंट्री से इंडिया के अंदर लेकर आए हैं। दूसरा, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री जो होती है वो डिप्लोमेसी के लिए भी काफी सहायक होती है, काफी हेल्पफुल होती है। तो हम जो आइलैंड कंट्रीज होती है उनके अंदर डिप्लोमेसी के लिए भी हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर का यूज कर सकते हैं। अब हम उन कारणों का बात करते हैं जिनकी वजह से एक्सपर्ट्स इसके अगेंस्ट में होते हैं। देखो इनको बनाना और इनको मेंटेन करना दोनों ही एक्सपेंसिव है। देखिए एक विमानवाहक पोत बहुत ही महंगा होता है और अपने साथ ये बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स और मिसाइलों को अपने साथ लेकर चलता है। जब ये समुद्र में निकलता है तो इसकी रक्षा के लिए बहुत सारे शिप्स जो है, जिनको हम सहायक शिप बोलते हैं, वो इसके साथ चलते हैं। बहुत सारी सबमरीन्स इसके साथ चलती है, सो दैट कि कोई दुश्मन का कोई जहाज जो है इसको अपना निशाना नहीं बना ले। तो इसका मतलब कि इसको मेंटेन करने के साथ साथ हमें दूसरे शिप्स और दूसरे जहाज और दूसरी सबमरीन्स भी चाहिए। सो ओवरऑल कॉस्ट जो होती है एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की काफी ज्यादा हो जाएगी। आजकल सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का और ड्रोन्स का जमाना है जो इतने बड़े वाहनों के लिए एक आसान लक्ष्य बना सकते हैं और एक हमला होने से आसानी से इसको डुबो सकते हैं। इस प्रकार से एक एयरक्राफ्ट कैरियर का डूबने से बहुत सारे न केवल कैरियर डूबेगा बल्कि उसके ऊपर जितने भी मिसाइलें होगी या उसके ऊपर जितने भी हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट होंगे वो भी सब डूब जाएंगे, और एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा एक साथ। A major setback for Russia and their war in Ukraine. The flagship of their Black Sea fleet has sunk. Russia says that what happened was a fire on board their warship Moskva ignited ammunition, the ship sinking while being towed for repair. Ukraine, however, claims the ship was destroyed by its missile strike. Loss casts a long shadow as Russia gears up for that major offensive in eastern Ukraine. ABC's James Longman reports in from Kyiv tonight. हाल ही में हमने रूस और यूक्रेन के संघर्ष के दौरान देखा है और ये साबित हो गया कि एक यूक्रेनी ड्रोन या क्रूज मिसाइल ने रूस के शक्तिशाली जहाज के ऊपर अटैक कर दिया और वह जहाज जो है वो डूब गया। रूस की नेवी को तगड़ा झटका लगा। अब सोचिए कि क्या किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ ऐसा होता है तो दर्जनों फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर वो अपने साथ डुबो लेता। अमेरिका को छोड़कर और अन्य सभी विश्व शक्तियों के पास में अधिकतम 2 विमानवाहक पोत है। ना अमेरिका के पास अधिक है क्योंकि उसे विमान वो तब बनाए जब किसी दूसरी कंट्री के पास में, या उस टाइम का जो जमाना था वो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का नहीं था।
दूसरा, अमेरिका को अपनी लैंड बॉर्डर से दूर ऑपरेशंस करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स की नीड थी, इसलिए उन्होंने इतने सारे एयरक्राफ्ट बनाए और उस टाइम पे उनके जो ओपोनेंट्स थे उनके पास भी सुपरसोनिक मिसाइल या हाइपरसोनिक मिसाइलें नहीं होती थी। भारत का सिनेरियो डिफरेंट है, उसके एक तरफ पाकिस्तान है जो कि बहुत ही नजदीक है और इस तरीके से एक एयरक्राफ्ट कैरियर को सेव करके रखना बहुत ही मुश्किल काम है। भारत के पास बजट की कमी है, इसलिए इससे अच्छा ये है कि हम बहुत सारी साइलेंट किलर सबमरीन्स को बनाए और ड्रोन्स बनाए इंस्टेड ऑफ एक सारा पैसा एक बड़े सुपर कैरियर पे खर्च करें। अब जो जमाना है वो छोटे और सस्ते और फास्ट ड्रोन्स का जमाना है। युद्ध की रणनीति बहुत तेजी से बदल रही है, इसलिए हमें फिर से विचार करना चाहिए और मोस्ट प्रोबेबली हमें एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की बजाय और दूसरे जो इम्पोर्टेंट जो रिसोर्सेज है उस पर पैसा खर्च करना चाहिए। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों आईएनएस विक्रांत को 2013 में लॉन्च किया गया था और 2022 में उसको कमीशन किया गया था और इसके पास अभी भी अपना फाइटर जेट नहीं है। मीडिया आजकल इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करता है, यहाँ तक कि अगर आज नए फाइटर जेट का ऑर्डर देते हैं तो पहले विमान को प्राप्त करने में 3 साल लगेंगे और फिर अपनी पूरी स्क्वाड्रन प्राप्त करने और लड़ाई के लिए तैयार होने में 2 साल और लगेंगे। यह हकीकत है, लेकिन कोई आपको बताना नहीं चाहता है। हमारा इस थॉट के साथ में हम आज के इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हम आशा करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सो दैट कि हमारे जितने भी नए वीडियोज़ आए आप उसको तुरंत देख पाएँ।